हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत का संविधान से संबंधित कुछ चीज़ें। और ये संविधान की पहली क्लास है, तो हम इसमें बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारत का संविधान जैसा दिख रहा है, शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। लगभग 300-400 वर्षों की पूंजी जो है इकट्ठा की गई है और उसी को एक दस्तावेज के रूप में बाद में बना दिया गया, जिसे हम आज संविधान के रूप में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं, क्या रही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जैसा कि हम जानते हैं, 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है भारत। कहाँ से आती है? इंग्लैंड से। उसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते थे या फिर ब्रिटेन कहते थे। तो 1600 ईस्वी में आती है, उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का शुरुआती उद्देश्य जो था वो व्यापार करना था, वाणिज्य को बढ़ावा देना था और लाभ प्राप्त करना था। लेकिन लगभग 100 वर्षों तक व्यापार करते करते राजनीतिक इच्छाशक्ति भी जागृत हुई, जिसके चलते उस समय के देसी राजाओं से कई युद्ध हुए, कई संधियां हुई और कई ऐसी चीज़ें हुई और कई ऐसे क्षेत्र थे जिन पर कब्जा भी किया, जो कि भारतीय क्षेत्र थे। उन्हीं युद्धों में प्लासी का युद्ध और भी कई ऐसे युद्ध हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। एक युद्ध जिससे भारत की जो है नींव कमज़ोर होने लगी, जहाँ से हम कहेंगे टर्निंग पॉइंट हुआ, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में बक्सर के युद्ध ने ये तय कर दिया कि अंग्रेज़ों का शासन जो है वो भारत में बहुत जल्द ही फैलने की दशा में हो चुका है। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि इतिहास में ये सारी चीज़ें आपको ढंग से पढ़ाई जाती हैं। बक्सर के युद्ध में दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। एक जो भारत की तरफ से था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। दूसरा जो व्यक्ति था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और भारत की तरफ से शाह आलम द्वितीय। हुआ क्या कि इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय चूँकि इस युद्ध में एक पार्टी थे, तो इनके पद से हटाया तो नहीं जाता है, लेकिन इनको एक पेंशनर के रूप में बना दिया जाता है। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको जो है 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा करती है और ये भी साथ में वादा करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कोई भी काम ये नहीं करेंगे। उस समय का 26 लाख रुपया प्रति वर्ष बहुत बड़ी रकम होती थी। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में ही युद्ध के जीतने के बाद भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 रियासतों की जो है वो दीवानी प्राप्त कर लेता है। किससे प्राप्त करता है? चूँकि युद्ध जीत ही चुके थे, तो ऐसे में एक लिखित दस्तावेज बनवा लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उस समय पूरे भारत का बादशाह के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसकी दीवानी प्राप्त कर ली। तो अब दीवानी क्या है? दीवानी का मतलब है कि राजस्व संग्रहण करने की व्यवस्था। राजस्व कैसे इकट्ठा किया जाए, उसी को दीवानी कहेंगे इस समय। उस समय दीवानी इसी को कहते थे। तो ये 3 राज्य जो आप देख रहे हैं, ये आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा नहीं है। ये उस समय के 1765 के बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस समय का बिहार, झारखंड और बंगाल में भी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश के रूप में भी है, वो सारी जगहें एक ही थी। उड़ीसा में भी बहुत दूर तक उड़ीसा का बिखराव था, फैला था। तो ऐसे में एक बड़े क्षेत्र की जो है राजस्व संग्रहण करने की शक्ति जो है इस युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, जो कि
राजस्व एकत्रित करने में, राजस्व संग्रहण करने में या फिर कहें पैसा इकट्ठा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये धीरे धीरे जो राजस्व संग्रह होने लगे तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 1765 में ये शुरू हुआ था। 1767 में ब्रिटिश सरकार जो कि ब्रिटेन में थी, उसको आभास हुआ, उसको लगा कि जो भारत में गई हुई है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा रही है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार, उसने भी भारतीय पैसे में इंटरेस्ट जो है देखना शुरू कर दिया और एक हस्तक्षेप किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश दिया या फिर कहिए कि एक हस्तक्षेप के रूप में काम किया और कहा कि अगर आप 40 लाख पाउंड कमाते हैं तो उसका 10% आप मुझे भी दीजिए। पहले क्या था कि आप जो है जो भी पैसा कमाए आप उसको यूज करें या फिर जो करना है करें, लेकिन जब आमदनी बहुत अधिक होने लगी तो ये ब्रिटेन की सरकार थी उस समय की, उसने कहा कि अगर आप 40 लाख रुपए, 40 लाख पाउंड तक कमाते हैं तो आपको 10% देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 80 लाख पाउंड कमाते हैं तो 20% देना पड़ेगा। 120 लाख पाउंड कमाते हैं तो आपको 30% देना होगा, यानी हर 40 लाख पाउंड पे आपको 10% देना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मान गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली है तो इंग्लैंड से ही और पैसा जो है वो ब्रिटिश का ब्रिटेन में ही रहेगा। एक बहुत बड़ी रकम थी, मान गए दोनों पक्ष। धीरे धीरे हुआ क्या कि 1765 से लेकर के 1772 तक ये जो 7 साल थे, ये बहुत क्रूशियल 7 साल थे। कैसे? इसी के बीच, इसी समय प्रशासन में दोहरी प्रणाली शुरू हो गई थी। दोहरी प्रणाली का मतलब बड़े स्तर पर नाम जो है वो राजा का होता था और छोटे स्तर पर जो प्रशासन की स्थिति थी, जो राजस्व संग्रहण की स्थिति थी, इस पे जो काम थे वो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कर रही थी। तो एक जो है प्रशासन 2 तरीके से चल रहा था, दोहरा प्रशासन चल रहा था और इस प्रशासन के चलते भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका था। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अधिकारी राजस्व संग्रहण करने के लिए बाहर निकलता तो वो जो है, मान लीजिए 100 रुपये राजस्व संग्रहण करता तो वो 40 रुपये आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को देता, बाकी 60 रुपये वो अपनी जेब में रखता था। तो एक भ्रष्टाचार का एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछाल हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ा और न केवल भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार के चलते इन ऑफिसर्स के पास जब पैसा अधिक हो गया तो इन्होंने अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया उन्हीं भ्रष्टाचार के पैसों से। तो इन्होंने अपना क्या किया, निजी व्यापार करना शुरू कर दिया और भू राजस्व की वसूली तो खूब होती ही थी। भू राजस्व की वसूली का मतलब जो किसान थे और भी जो लोग थे उनसे टैक्स लेते थे, ज़मीन का टैक्स, तो वो सारे टैक्स में वसूली जो है वो ज़बरदस्त होने लगी, मारपीट करके होने लगी और भी कई तरीक़ों से प्रताड़ित करके। तो ये जो है वसूली बढ़ने लगी और इन ऑफिसर्स में जो भी उस समय के थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, भ्रष्टाचार की मात्रा या फिर कहें उनकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत तेज़ बढ़ने लगी। इन्हीं सब को देखते हुए ब्रिटेन की जो सरकार थी या फिर कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन दोनों ने मिल करके, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब उन अधिकारियों से है जिनको विशेष लाभ नहीं मिलता था, या फिर हम कहेंगे कि ब्रिटेन की ही सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड में, उसने जो है एक कानून लाने का निश्चय किया कि कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं कि जो लीकेज हो रहा है पैसे का या फिर कहें कि जो ऑफिसर भ्रष्टाचार से युक्त हैं उन पर जो है उनको जो है रोका जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए पहला जो अधिनियम आता है, यानी कि जिसे हम कंपनी का शासन के नाम से जानेंगे, तो वो है, शुरुआत होती है 1773 के से और उसी को ही कहेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये एक्ट केवल इकलौता एक्ट नहीं था, बल्कि समय समय पर ब्रिटिश सरकार
या फिर कहें ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियमों में सुधार करती रही है, बदलाव करती रही है, और ये तब तक हुआ है जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 तक था, यानी कि 1857 की क्रांति तक था। और 1858 में ब्रिटेन जो है वो डायरेक्ट जो है अपना शासन शुरू करता है। तो 72 तक ये चीज़ें थी। 73 में एक एक्ट आ गया कि अब जो है ये एक्ट जो है कंपनी के लोगों पर एक नियंत्रण रखेगा। कैसा नियंत्रण रखेगा? रेगुलेट करेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये। तो इसमें कुछ टॉपिक थे, इसमें कुछ बातें कही गई थी। उस समय तक बंगाल थे, बिहार थे, मुंबई थे, मद्रास थे, तो कई ऐसे स्थान थे जो अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे। तो अच्छा, अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे तो इन पर शासन करने के लिए वहाँ के कुछ गवर्नर भी होते थे कि ये बम्बई का गवर्नर है, ये मद्रास का गवर्नर है, ये बंगाल का गवर्नर है, ये उड़ीसा का गवर्नर है। तो ऐसे-ऐसे कई गवर्नर बन चुके थे। अलग-अलग प्रांतों को गवर्न करते थे, उन पर शासन करते थे। तो गवर्नर थे, अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग गवर्नर बने हुए थे। तो इस एक्ट में जो पहली चीज़ शामिल हुई कि बंगाल का जो गवर्नर था, उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल एक नया पद बनाया गया। ये पद क्या करेगा? इस पद के अधीन जो होगा वो जितने भी और गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, जैसे मद्रास के, बम्बई के, इन सब जो गवर्नर थे, इन सब को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा जाएगा। क्यों? अच्छा, एक प्रश्न ये है कि भाई बंगाल के ही क्यों? तो बंगाल के इसलिए क्योंकि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। वहाँ से मेन बेस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। उस समय का बंगाल बहुत बड़ा बंगाल था और समृद्ध बंगाल था। दूसरा चीज़, उस समय बांग्लादेश नहीं था, तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, झारखंड का कुछ क्षेत्र, बिहार का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, ये सारा मिला करके बंगाल था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी रियासत थी। दूसरा चीज़, बंगाल से ही पोर्ट जो कहते हैं, पोर्ट वाली सुविधाएं, बंदरगाह वाली सुविधाएं वो भी थी कि अगर कभी कोई समस्या होती थी तो वो पोर्ट के सहारे जो है निकल जाते थे। तो बंगाल का गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको जो है उसके साथ काम करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया कि देखिए 4 सदस्य रहेंगे और एक बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसके 4 परिषद होंगे, 4 सदस्य होंगे उस परिषद के जो उसको सहयोग करेंगे। पहली बार जो बना गवर्नर, उसका क्या नाम था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। अच्छा, इसी समय एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जैसा कि हमने बताया कि पिछले 7 वर्षों में, यानी 1765 से लेकर के 1772 के बीच में इतने भ्रष्टाचार फैल चुके थे कंपनी के अधिकारियों में और छोटे जो कर्मचारियों में कि संभालना मुश्किल था। तो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई ताकि निर्णय जो है वो सटीक तरीके से हो सके। उच्चतम न्यायालय में क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि उस समय के, उनका नाम था सर एलिजाह एमपी, उनका नाम ये था। और भी चीज़ें कुछ इसमें शामिल की गई, जैसे कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। कैसे प्रतिबंध? कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, उपहार नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया, क्योंकि उस समय तक राजस्व वसूली में इतना ज़्यादा गैप था, इतना ज़्यादा समस्याएं थी कि लोग जो है बहुत ज़्यादा रिश्वत लेना शुरू कर चुके थे। भ्रष्टाचार चरम स्तर पर पहुंच चुका था।
आगे और भी कई चीज़ें इसमें शामिल की गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नियंत्रण सशक्त कर दिया। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसा गया ताकि जो है लंबे समय तक शासन चल सके। नहीं तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था, ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरा चीज़, लाभ जो है ना वो ब्रिटेन को हो रहा था, ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था, बल्कि उसके कुछ अधिकारियों को हो रहा था जो कि अपना निजी व्यापार चला रहे थे। कुछ बातें और इसमें शामिल की गई, जैसे जो बंगाल का प्रशासक था उसके निर्देशन में एक प्रशासक मंडल नियुक्त किया गया। ये मंडल क्या क्या चीज़ें थी इसमें? एक तो गवर्नर जनरल स्वयं था और उसमें उसके 4 पार्षद जो उसके सलाहकारी थे, कार्यकारी थे। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का। ज़्यादा समय के लिए नहीं, केवल 5 वर्ष का। और इनको जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया, परंतु भारत सचिव अनुमति अनिवार्य थी। भारत सचिव जो था, जो कि ब्रिटेन में था, उसकी अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ये था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, तो उसके जो पार्षद थे या फिर कहें कि उसमें जो लोग थे वो ज़्यादातर बंगाल का जो उस समय का गवर्नर था या फिर कहें गवर्नर जनरल था, उसकी ही मानी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शामिल की गई और इसका उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके सत्ता को लंबे समय तक बनाया जाए। दूसरा, कंपनी में जो रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं उन कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाए। कुछ समय तक बीता और उसके बाद में 1781 का समय था। उस समय इस जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां दिखने लगी, तो 1781 में एक संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया? संशोधन ये हुआ कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था उसका जो जो कहें उच्चतम न्यायालय था, उसके जो न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया। न्याय क्षेत्र को परिभाषित करने का मतलब ये है कि जब 1774 में कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें ये चीज़ें नहीं बताया गया था कि किसको जो है कोर्ट सज़ा देगा, किसको कोर्ट सज़ा नहीं देगा, किन नियमों के आधार पर कोर्ट सज़ा देगा, किन को नियमों के आधार पर सज़ा नहीं देगा। तो इसमें नियम तो नहीं, लेकिन न्याय के क्षेत्र को बताया गया कि न्यायाधीश जो है वो इस व्यक्ति को भी सज़ा दे सकता है, इस दर्जे के व्यक्ति को भी सज़ा दे सकता है और इस दर्जे के व्यक्ति को भी सज़ा दे सकता है। यानी कि क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया, परिभाषा दे दी गई, तो थोड़ा सा स्पष्ट हो गया कि न्याय का क्षेत्र क्या क्या है। दूसरा, इसका करने का उद्देश्य क्या था? इसका करने का उद्देश्य ये था कि राजस्व एकत्रण में रुकावट ना हो। राजस्व एकत्रण का मतलब पैसा की जो इकट्ठा हो रहा था राजस्व से संबंधित, उसमें रुकावट ना हो। क्यों? क्योंकि न्यायालय के बन जाने से कई मुकदमे जो है वो हो चुके थे और उन मुकदमों के लंबित होने के चलते राजस्व एकत्रण में समस्या हो रही थी। ऐसे में न्याय क्षेत्र को परिभाषित करने से कई समस्याएं थी जो अपने आप सॉल्व हो गई। तो ऐसे में राजस्व एकत्रण में कोई रुकावट नहीं हुई। कानून बनाते समय या फिर उसको लागू करते समय भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान जो है करने की बात की गई इस संशोधन में। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। सेटलमेंट का मतलब ये है कि देखिए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी या फिर कहें कि अपने आप को अस्थायी करने के लिए मजबूत कर रही थी। तो भारतीय लोगों के लिए धार्मिक रीति रिवाज, ये सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ऐसे अगर इसका उल्लंघन सीधे तरीके से अगर कोई सरकार या कोई भी करता है तो लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन का रूप बन जाता था। तो ऐसे में उन लोगों ने निश्चय किया कि जो भी कानून बनाएंगे उसमें हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर बार बार आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के चलते जो वो राजस्व एकत्रण कर रहे थे या फिर अपना विस्तार कर रहे थे उसमें समस्या आती है। तो इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए भी कहते हैं कि सारी चीज़ों को इसने सेटल किया, सारी चीज़ों को इसने अस्थायी किया ताकि जो है उन लोगों को राजस्व एकत्रण करने में, और भारतीयों का तो उस समय नुकसान ही था क्योंकि
वो उनको समझ ही नहीं थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के अपने आप को, कंपनी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया था, ये संशोधन किया गया था। उसके बाद जो है 10 साल बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में कई सारे प्रावधान थे, कई सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी आप देखिए। तो 1773 से लेकर के और 1783 तक, या फिर कहें 1784 तक, जो ये 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, इसमें कंपनी जो थी वो वाणिज्यिक कार्य भी करती थी, यानी व्यापार भी करती थी, और दूसरा जहाँ जहाँ उनका शासन था वहाँ पर वो राजनीतिक रूप से भी कार्य करती थी। तो काम जो है बहुत ज़्यादा थे। काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहें कि अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो इस एक्ट में क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया कि कंपनी जो है ये लोग ये काम करेंगे राजनीतिक, और ये कुछ लोग हैं ये वाणिज्यिक काम करेंगे। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक काम को अलग अलग कर दिया गया। एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। नियंत्रण बोर्ड में कौन कौन से लोग शामिल हुए? 6 कमिश्नर। 6 कमिश्नर में क्या क्या थे? एक तो अर्थ मंत्री था, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर, एक विदेश सचिव था, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। तो ये जो है नियंत्रण बोर्ड में थे, जो कि एक नियंत्रण करेंगे, जो कि कैसे जो है राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों का नियंत्रण किया जाएगा, ये उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, कानून बनाएंगे। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद 73 में 4 परिषद में उसके लोग थे। एक गवर्नर जनरल था और 4 परिषद के सदस्य थे। तो 1784 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके 4 सदस्यों में से घटा दिया गया और 3 बचाया गया, और उन्हें जो है कमांडर इन चीफ के रूप में रखा गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद को, जो कि सदस्य संख्या 4 थी, उसको 3 में कर दिया गया। बम्बई, मद्रास के गवर्नर को पूरी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय था, तो उसके अधीन कर दिया गया पूरी तरीके से। कुछ अधिकार जो पहले 73 में छूट चुके थे या छूट गए थे कि मद्रास का गवर्नर है तो वो उसको ये अधिकार अतिरिक्त हैं, वो सारे अधिकार भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बंगाल के गवर्नर को दे दिए गए। देसी राजाओं से युद्ध। संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी डायरेक्टर से स्वीकृति लेना होता था। तो अगर किसी को क्या कहते हैं देसी राजाओं से युद्ध करना है या संधि करना है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को स्वीकृति लेना होता था। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से। तो ये एक चीज़ें थी। भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई, जिसे इंग्लैंड कोर्ट कहेंगे। तो भारत में भी कई ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन पर मुकदमा यहाँ नहीं चलता था, तो उन पर मुकदमा कैसे चले, क्योंकि उस समय तक जो है समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उसके उनके मुकदमों को निपटारा करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 2 साल बाद एक छोटा सा अधिनियम और आता है जिसे हम 1786 का एक्ट कहते हैं। उस एक्ट में 1-2 चीज़ें और शामिल की गई। बहुत बड़ा एक्ट नहीं था, 1-2 चीज़ें शामिल की गई। जैसे गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति मिल गई, कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय था, तो उसको जो है मुख्य सेनापति की शक्ति मिल गई, यानी कि अब जो है वो कमांडर इन चीफ है। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार था। जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी परिषद में अभी 3 लोग ही बचे हैं और एक गवर्नर जनरल, टोटल हो गए 4। पहले कितने थे? 5। तो अभी जो है 4 लोगों में गवर्नर जनरल की बात जो है विशेष परिस्थिति में वो अपने परिषद के निर्णय को भी रद्द कर सकता है, यानी कि सुप्रीम हो जाता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है विपरीत परिस्थितियों में। तो 1786 के अधिनियम में 1-2 बातें ऐसे शामिल की गई। फिर जो है एक बड़ा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1793। इसमें
तब तक व्यवस्था एकदम सेटल थी, और जो पीछे लागू की गई चीज़ें थी उसको जो है ध्यान में रखते हुए कंपनी के अधिकार को 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया कि भाई देखिए, बढ़िया चीज़ें हैं, अभी तक जो चल रही है, जैसे व्यवस्था चल रही है उसी तरह चलने दीजिए, और कंपनी का जो अधिकार है उसको हम 20 साल के लिए इसी तरीके से बढ़ाएंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आगे 20 सालों तक और काम करेगी इसी तरीके से। उसके बाद फिर हम एक्ट एक्ट लाएंगे, फिर देखेंगे कैसे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी।